हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके एक महत्वपूर्ण जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, उस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का एक प्रमुख शासक और वास्तविक संस्थापक। यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो मुख्य शाखाएँ थी। हमने पहले 3 शाखाओं के बारे में बात की। आज हम इसकी प्रमुख शाखा, जिसे आप जालोर, उज्जैन और कन्नौज, जालोर, उज्जैन व कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पर जालोर, उज्जैन और कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो एक ही शाखा के अंतर्गत माने जाते हैं। और यहाँ पर यह प्रमुख जो गुर्जर प्रतिहारों की एक प्रमुख शाखा भी मानी जाती है। वैसे हमने पहले बात की थी कि गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है वो आपके मंडोर से मानी जाती है। मंडोर से बाद में इन्होंने अपनी राजधानियाँ अलग अलग परिवर्तित की और कुछ जो थे आपके गुजरात, भड़ोत चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रमुख शाखा है वो आज ये आपके हैं। और इस प्रमुख शाखा का जो प्रमुख शासक माना जाता है, ये पहला या फिर इस का जो संस्थापक माना जाता है वो संस्थापक नागभट प्रथम को माना जाता है। और इस नागभट प्रथम का जो शासनकाल था वो शासनकाल 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी माना जाता है। यहाँ पर नागभट प्रथम का ये जो हमने टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो बड़ा क्रिटिकल और एक चुनौतीपूर्ण शासनकाल माना जा सकता है, जहाँ पर यह कहा जाता है कि भारत पर अरबी जो खलीफा की सेनाएं थी, अरबी आक्रमणकारी, उनका आक्रमण शुरू हो चुका था। वैसे इस अरबी आक्रमण की भारत पर शुरुआत आपके 646 या 636 से मानी जाती है। कहा जाता है कि पहले इन्होंने समुद्री रास्ते से भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किए, लेकिन उसमें ये असफल रहे। उसके बाद इन्होंने समय समय पर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसमें इन्हें कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती। इन्हें भारत पर पहला जो सफल आक्रमण होता है इनका, वह 711-12 ईस्वी माना जाता है, जो सिंध पर हुआ। और उस दौरान सिंध का शासक दाहिर सेन था, जो बड़ी वीरतापूर्वक अपने पुत्रों के सहित लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है और सिंध पर अरबियों का अधिकार स्थापित हो जाता है। लेकिन इन अरबियों का भारत पर एक स्थायी अधिकार नहीं रह पाता और इन्हें कुछ समय बाद वापस वह क्षेत्र जिस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ये इन्हें छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है, उसी का जवाब आज हमारे नागभट प्रथम के बारे में देखेंगे। नागभट प्रथम एक प्रमुख शासक माना जाता है। नागभट प्रथम पर अगर हम बात करें तो नागभट प्रथम एक गुर्जर प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का एक प्रमुख शासक माना जाता है। और इसने इस गुर्जर प्रतिहार जो थे, जो एक केवल सामंत के रूप में थे, उन्हें एक शासक के रूप में स्थापित करने का एक मार्ग प्रशस्त किया। इस नागभट प्रथम के बारे में अलग अलग अभिलेखों या साहित्य जो स्रोत थे, उनमें अलग अलग तरीके से कार्य या उनके बारे इसके अलग अलग नाम प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम नागभट प्रथम के उपनाम पर बात करें तो इसके उपनाम हमें प्राप्त होते हैं नागावलोक, नारायण, इस नागभट प्रथम के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इसके उपनाम हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं। और ये उपनाम है आपके नागावलोक, नारायण, म्लेच्छों का नाशक, म्लेच्छों का नाशक के इसे संबोधित किया गया है। और ये जो हमें नाम प्राप्त हुए वह आपको प्राप्त होते हैं ग्वालियर प्रशस्ति। और इस ग्वालियर प्रशस्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस ग्वालियर प्रशस्ति को
मिहिरभोज जो आगे जाकर एक गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, इस मिहिरभोज द्वारा स्थापित की गई थी। ग्वालियर के नज़दीक सागर नामक स्थान पर इस प्रशस्ति को मिहिरभोज ने अपने विशेष कार्यों को प्रसिद्धि दिलाने के लिए इसे स्थापित किया गया था। यह उत्तरी ब्राह्मी लिपि में तथा संस्कृत भाषा में लिखी हुई प्रशस्ति मानी जाती है, जिसको बालादित्य नामक एक विद्वान व्यक्ति ने उत्कीर्ण करवाया था। और इस प्रशस्ति के जो चौथे स्तंभ है, उस चौथी लाइन से हमें गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उसकी वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के में हमें जानकारी मिलती है कि नागभट प्रथम को उस समय इन 3 नामों के नाम से जाना जाता था: नागावलोक, नारायण और म्लेच्छों का नाशक। यहाँ पर इसके उपनाम से हमें ये जानकारी मिलती है कि नारायण अर्थात ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और उसके अलावा इसको इस शिलालेख में मेघनाथ का अवरोधक, राम का प्रतिहार और इंद्र का रुद्र शांत करने वाला, इस तरीके से वगैरह वगैरह अनेक और नामों से नागभट प्रथम को संबोधित किया गया है। नागभट प्रथम की विजय के संदर्भ में बात करें तो नागभट प्रथम की जो विजय थी वो किस प्रकार की मानी जाती है। इसकी जो प्रमुख विजय मानी जाती है वो मानी जाती है आपके अरबियों पर सफलता या अरबियों को पराजित करके भगाना। अरब आक्रमण की ये जानकारी मिलती है कि उस समय सिंध का जो खलीफा का गवर्नर था उसका नाम जुनैद था, और इस जुनैद को अनेकों बार पराजित करने के बाद सिंध छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार सिंध क्षेत्र पर भी नागभट प्रथम का प्रभाव स्थापित हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि ये जानकारी हमें एक अरबी इतिहासकार हैं जिसका नाम अल बिलादरू है, और इसने वहाँ पर लिखा कि जुनैद जो खलीफा का सिंध में गवर्नर था वह एक अयोग्य था और उसके उत्तराधिकारी भी अयोग्य थे, और इन अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से सिंध से जो मुस्लिम शासन था वह समाप्त होता है। तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह नागभट प्रथम की एक प्रमुख सफलता मानी जाती है। उसके अलावा नागभट प्रथम के दरबार में जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश है, जिसमें अगर हम बात करेंगे चौहान, गुहिल, कलचुरी, जो ये ऐसे प्रमुख जो आगे जाकर एक प्रमुख राजवंश के रूप में स्थापित होंगे, ये इसके सामंत में हुआ करते थे। सांबर के चौहान शासक भरत भट्ट द्वितीय का एक हमें अभिलेख प्राप्त होता है जिसे हांसी का अभिलेख कहते हैं, और इस हांसी के अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो ये भरत भट्ट था इस नागभट प्रथम के दरबार अर्थात नागावलोक दरबार का एक सदस्य था। इस प्रकार इसे सामंत होने के बारे में हमें जानकारी प्रमाणित होती है। इसके अलावा हमें एक संजन ताम्रपात्र मिलता है, और इस संजन ताम्रपात्र से ये जानकारी मिलती है कि जो नागभट प्रथम के काल में दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट शासक था उसका नाम दंती दुर्ग था, और दंती दुर्ग ने संपूर्ण दक्षिण भारत श्रीशैल, कलिंग, कसिंग जो प्रमुख क्षेत्र थे उन पर विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने के बाद उसने उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया था, और इस हिरण्यगर्भ यज्ञ में एक प्रमुख द्वारपाल के रूप में एक गुर्जर प्रतिहार शासक को स्थापित किया था या उसे नियुक्त किया गया था। इस प्रकार यहाँ पर यह हमें एक जानकारी प्रमाणित होती है कि कहीं ना कहीं जो नागभट प्रथम है वह राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से या तो पराजित हुआ या फिर उसके अधीनस्थ उसने वहाँ पर कार्य किया। तो यहाँ पर राष्ट्रकूटों के साथ इन गुर्जर प्रतिहारों के जो संबंध थे उस संबंध को लेकर अलग अलग विचारधारा या अलग अलग भ्रांतियाँ यहाँ पर प्रचलित हैं। तो यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो वास्तविक शासक स्थापित हुआ वो नागभट प्रथम है। नागभट प्रथम की जो राजधानियाँ हमें जानकारी को मिलती है, तो पहले जब ये भंडोर का शासक था तो इसने मेड़ता को जीतकर वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की, और बाद में इसके द्वारा जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है और उसे अपनी राजधानी बनाई जाती है। लेकिन उसके बाद नागभट प्रथम ने ग्वालियर, उज्जैन पर भी अपना अधिकार स्थापित किया, और उज्जैन को इसने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। बाद में इसने उज्जैन से कन्नौज पर भी जीतने का प्रयास किया।
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आगे जाकर कन्नौज जो गुर्जर प्रतिहारों की एक प्रमुख राजधानी बनेगी और उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों का एक प्रभाव स्थापित होगा, उसकी शुरुआत आपके नागभट्ट प्रथम ने कर दी थी। लेकिन सबसे प्रमुख सफलता जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश में इस नागभट्ट प्रथम की मानी जाती है वह अरबियों पर विजय। इस अरबियों की विजय के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी यहाँ पर प्रचलित है। नागभट्ट प्रथम का एक प्रमुख सेना नायक हुआ करता था जिसका नाम तक्षक था। तक्षक जनरली इतिहास के पन्नों में एक छोटी इतिहास के पन्नों में इसकी कोई विशेष व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जाता है कि तक्षक एक महमूद बिन कासिम के जो सिंध क्षेत्र पर बर्बर आक्रमण हुए थे उस बर्बर आक्रमण का एक परिणाम था। तक्षक की अगर हम जीवनी के बारे में बात करें तो तक्षक कौन था, इस बारे में जो हमें इंटरनेट से जानकारी मिलती है वो इस तरीके से है कि जब सिंध पर महमूद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो इस सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर सेन का एक सेना नायक था जिसका नाम हिंदू नरेश था, और उस हिंदू नरेश के एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। जब महमूद बिन कासिम सिंध पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तो उस दौरान उसने वहाँ पर बड़ा बर्बरपूर्ण आक्रमण किया और उसी महमूद बिन कासिम के विरुद्ध लड़ता हुआ हिंदू नरेश वीरगति को प्राप्त होता है। बाद में जब महमूद बिन कासिम और उसके सैनिकों के द्वारा भारत सिंध क्षेत्र में बड़ी बर्बरता की जा रही थी, महिलाओं और जो बच्चियां थी उनका रेप किया जा रहा था, और उसके अलावा जो बूढ़े बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इस बर्बरता के दौर में एक घटना घटित होती है। इस हिंदू नरेश की जो विधवा पत्नी थी अपनी 2 बच्चियों और अपने एक 8 साल के बच्चे को लेकर और अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेती है, और इस दौरान जब वह देखती है कि महमूद बिन कासिम के जो सेना नायक हैं वो उसके गांव की तरफ अंदर आ चुके हैं और वो उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी दौरान वह विधवा महिला तलवार निकालती है और तलवार निकालकर अपने तीनों पुत्रों को सीने से लगाकर अपनी जो 2 पुत्रियां थी उन 2 पुत्रियों को का तलवार से सिर धड़ से अलग कर देती है, और बाद में खुद वह विधवा महिला अपने आप पर तलवार मार के आत्महत्या कर लेती हैं। इस प्रकार का नज़ारा वह 8 साल का एक बच्चा तक्षक वह इस नज़ारे को देख चुका था, लेकिन वो ये समझ चुका था कि उसकी माँ ने इस प्रकार की घटना को क्यों अंजाम दिया। उसके बाद वह जब देखता है जब इतनी घटनाएं घटित हो चुकी है तो उसके घर के बाहर हो हल्ला शुरू हो चुका था, क्योंकि महमूद बिन कासिम की जो लुटेरी सेना थी वह उसके घर के सामने आ चुकी थी। उसी दौरान तक्षक अपने अपने मकान के पिछले दरवाजे से भागता है और भागता भागता जंगलों में चला जाता है, और उसके बाद उसके जीवन में क्या घटना घटित होती है इसके बारे में तो जनरली सामान्यतः नहीं मिलता, लेकिन ये कहा जाता है कि वह 8 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की उम्र से ही उन जंगली जातियों के बीच रहता है और उनसे हथियार बनाने की कला और हथियार चलाने की कला सीखता है। बाद में वह लड़का अपनी इस योग्यता और वीरता के दम पर गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम की सेना में सम्मिलित हो जाता है, और बाद में उसका प्रमोशन होते होते यानी कि उसकी ख्याति बड़ी प्रसिद्ध होती वह नागभट्ट प्रथम का एक मुख्य संरक्षक या बॉडी गार्ड के रूप में स्थापित हो जाता है। अब इसी दौरान जब अरबी आक्रमणकारियों के लगातार आक्रमण हो चुके होते हैं तो अब यह जो सेना नायक था जिसे तक्षक कहा जाता था, जिसका संबंध महमूद बिन कासिम के उस बर्बरतापूर्ण व्यवहार से था, तो उसके मन में इन अरबी आक्रमणकारियों के प्रति बड़ा क्रोध हुआ करता था। यह सेना नायक न तो कभी किसी से बात करता था, लेकिन इसके आँखों में एक बड़ा जोश, एक बड़ा क्रोध दिखाई देता था। नागभट्ट प्रथम
के काल में जब भारत पर पुनः अरबी आक्रमण टुकड़ों में होते थे और यह बर्बरता रूप करके वापस लौट जाया करते थे। वहाँ के हिंदूशाही शासकों की जो प्राचीन जो सोच हुआ करती थी दुश्मन के प्रति कि अगर वो पराजित हो जाता है तो उसे निहत्था नहीं मारा जाता और उसे वापस लौटा दिया जाता है। बार बार इस नीति से यह अरबी आक्रमणकारी भली भांति परिचित हो चुके थे और इस वजह से उन्हें पता था कि अगर वो पराजित होंगे तो उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा और वो बार बार बर्बर आक्रमण किया करते थे। लेकिन जो इस नागभट्ट प्रथम का ये सेनानायक तक्षक था, ये तक्षक अपने इस राजा की नीति के विरुद्ध था और जब पुनः अरबी विशाल सेना के साथ आक्रमण के लिए आते हैं तो उस समय इसने पहली बार अपने राजा के विरोध करते हुए कहा कि क्यों न हम इन अरबियों के खिलाफ उसी नीति का पालन करें जो ये हमारे खिलाफ करते हैं, यानी कि हम इन्हें आमने सामने की लड़ाई में तो ये हमसे जीत नहीं पाते, लेकिन इस प्रकार की हमारी एक ढिलमुल नीति के वजह से या हमारे जो सिद्धांतों की वजह से हम इनके खिलाफ एक विशेष एक्शन लेने की स्थिति में नहीं होते। इस वजह से यह हमारे ऊपर आधिरोपित हो जाते हैं, जो यह भली भांति समझ चुके हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम एक बार इनके खिलाफ वही बर्बर आक्रमण इनके खिलाफ कर दें तो बाद में ये हमारे ऊपर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जब इस स्थिति में नागभट्ट प्रथम को तैयार किया जाता है तो यह नागभट्ट प्रथम पहले इसको लेकर आनाकानी करता है, लेकिन तक्षक के समझाने के बाद वह इस आक्रमण के लिए तैयार हो जाता है। अब जब स्थिति ये हो जाती है कि दो तरीके से लड़ाई, एक आमने सामने और एक छापामार युद्ध प्रणाली, और इस अरबी आक्रमण में आमने सामने के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय ने बड़ा संघर्ष किया और इन जो अरबी आक्रमणकारी थे इनको पराजित किया। रात के दौरान युद्ध ना हो ऐसी स्थिति में जब लौटती हुई अरबी सेना थी उस पर एकाएक तक्षक के नेतृत्व में बड़ा आक्रमण किया जाता है। आक्रमण इतना ज़बरदस्त था कि अरबी आक्रमणकारियों को समझने का मौका ना मिला और न जाने हजारों की संख्या में अरबी आक्रमणकारी या जो सैनिक थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि आज तक जो ये अरबी आक्रमणकारी भारतीय के प्रति जिस प्रकार की नीति का प्रयोग करते थे, आज उसी नीति का प्रयोग तक्षक ने इन अरबी आक्रमणकारियों के खिलाफ किया। और ये कहा जाता है कि वहाँ से न के बराबर जो अरबी आक्रमणकारी हैं वह यहाँ से जिंदा लौटते हैं और बाद में पूरे के पूरे जो अरबी आक्रमणकारी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी अभियान के दौरान जो तक्षक था वो तक्षक भी वीरगति को प्राप्त होता है। तो नागभट्ट प्रथम के शासनकाल की एक प्रमुख जो विशेषता इतिहासकारों ने कहीं कहीं छुपाई रखी थी वह तक्षक का जीवन काल या तक्षक की जीवनी मानी जाती है। और इसी तक्षक की जीवनी ने यहाँ के शासकों को इसी तक्षक ने भारत में इस्लामीकरण की जो रफ्तार थी उस गति को कुछ समय के लिए रोक दिया और जो पूरा भारत था वह एक इस्लामिक, जिस तरीके से फारस साम्राज्य था वह इस्लामिक जकड़ के अंदर आ जाता है, उसे रोकने की अगर हम सबसे महत्वपूर्ण योगदान माने तो वैसे गुजर प्रतिहार शासकों की आती है। लेकिन उसके पीछे छुपे हुए वहाँ का जो सेना नायक तक्षक था उस तक्षक का योगदान एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस आक्रमण के बाद तक्षक के इस आक्रमण के बाद अरबी आक्रमणकारी भारतीय शासकों द्वारा अपनाई गई इस जो अनिश्चित नीति थी, इस अनिश्चित नीति को लेकर पहले कोई किसी प्रकार की उनकी सोच नहीं थी। लेकिन जब इस प्रकार के आक्रमण होते हैं तो उन्होंने इस विध्वंसक कार्य को देखा तो उन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। और ये कहा जाता है कि उसके बाद भारत पर कोई अरबी आक्रमण नहीं होगा। आगे अब जो भारत पर आक्रमण होंगे वह गजनी से को लेकर होंगे जो तुर्की शासकों के द्वारा किए गए थे। तो नागभट्ट प्रथम के शासनकाल की अगर हम जीवनी पर बात करें तो नागभट्ट प्रथम के काल का एक प्रमुख टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में, जहां पर अरबी आक्रमणकारी जो सिंध में सफल हो चुके थे अब वह भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। यानी कि आपके भारत को पश्चिमी क्षेत्र, न केवल पश्चिमी क्षेत्र, पूरे के पूरे भारत को इन अरबी आक्रमणकारियों को रोकने का काम किसके शासनकाल में होता है? नागभट्ट प्रथम के। हम नागभट्ट प्रथम के अगले शासक वत्सराज के बारे में अगली वीडियो पर बात करेंगे। थैंक यू।